नेक्स्ट टॉपिक है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग। इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग जैसे न्यूमेरिकल है उसके लिए कभी कभी इसका फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग कैसे निकालना है, हम जानते हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ये होता है हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये होता है ना, हमें यहां से कैलकुलेट करना है बी मैक्सिमम, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो ये क्या है, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है। जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है वो अधिकतम वेग कहलाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालें तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दें तो यहाँ रह जाएगा हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर, तो 2 इधर जाएगा 2h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये हो जाएगा। अब यहाँ से m को और इसके नीचे पहुंचा दीजिए तो बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन m न्यू माइनस न्यू नॉट, ये हो जाएगा। अब यहाँ से बी मैक्सिमम इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगी वैल्यू यहाँ से, तो ये आएगी 2h अपॉन m न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये इस तरीके से बी मैक्सिमम बराबर अंडर रूट 2h अपॉन m और न्यू माइनस न्यू नॉट, ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग कहलाता है। दोबारा एक बार समझा देते हैं। हम जानते हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ से ये बी मैक्सिमम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो बी मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क और यहाँ से 2 इधर भेज दें तो एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू 2h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, और m को इसके नीचे और भेज दीजिए तो बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन m न्यू माइनस न्यू नॉट। तो बी मैक्सिमम इसका स्क्वायर हटाना है तो बी मैक्सिमम बराबर अंडर रूट 2h अपॉन m आ जाएगा और न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये बी मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग ये होगा। टॉपिक हम यहाँ से लिखते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा, इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, तो उसके लिए यहां से हम लेते हैं। तो देखिए आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, ठीक है, तो E मैक्सिमम बराबर होता है हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से बी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर है 2h अपॉन m ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, चूंकि यहाँ से लिखते हैं बी मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट यहाँ से 2h अपॉन m न्यू माइनस न्यू नॉट, ये होता है जो मैंने यहाँ से लिख लिया है। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हट जाएगा इससे, तो यहाँ से ई मैक्सिमम बराबर हाफ एम, ठीक है ना, यहाँ से अंडर रूट में 2h अपॉन m न्यू माइनस न्यू नॉट और इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से हाफ एम इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 2h अपॉन m, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर खोलने पर, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये हो जाएगा। m से m कैंसिल कर दीजिए और 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा E मैक्सिमम इक्वल टू h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। एक सूत्र तो ये बन जाएगा आपका। दोबारा एक बार ऊपर से रिपीट कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से। ठीक है, वैसे यहां से हम ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ई मैक्सिमम बराबर हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर होता है
और बी मैक्सिमम की वैल्यू है अंडर रूट 2h अपॉन स्मॉल m ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ये चीज पीछे हमने निकाल रखी है, ठीक है ना, ये वैल्यू निकाल रखी है। अब बी मैक्सिमम की वैल्यू उठा करके यहाँ लगा दीजिए और ये स्क्वायर में है तो ई मैक्सिमम बराबर 1/2 m आ जाएगा। बी मैक्सिमम की जगह पर ये आ जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन m न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको यहाँ से उठा के लगा दिया और ये क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने से क्या होगा कि ये अंडर रूट हट जाता है और अंडर रूट हट जाएगा तो अंडर रूट हटने पर क्या रह जाएगा 2h अपॉन m ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। m से m काट दो, 2 से 2 काट दो तो ई मैक्सिमम बराबर क्या रह जाएगा h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, इतना रह जाएगा। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, एक सूत्र है यहाँ से प्रकाश की चाल c इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा। न्यू यहाँ पर क्या है, आवृत्ति है, ये तो क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है और ये तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो न्यू बराबर क्या होगा c अपॉन लेमडा, ये बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तथा अब हम यहाँ से ये क्या देहली आवृत्ति है न्यू नॉट, तो देहली आवृत्ति के साथ में कौन सी तरंग दैर्घ्य आएगी, देहली तरंग दैर्घ्य आएगी। तो इसी तरीके से यहाँ से c प्रकाश की चाल हो गई और देहली आवृत्ति क्या हो गई, न्यू नॉट हो गई और यहाँ से क्या हो गई, लेमडा नॉट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से न्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, c अपॉन लेमडा नॉट, ये बन जाएगा यहाँ से। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ लगा दीजिए, तब यहाँ से देखें क्या होगा, ई मैक्सिमम इक्वल्स टू h ब्रैकेट में न्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर c अपॉन लेमडा, ठीक है, माइनस c अपॉन लेमडा नॉट, ये आ जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू न्यू की रख दी तो न्यू की वैल्यू क्या है, c अपॉन लेमडा और न्यू नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर c अपॉन लेमडा नॉट। तो यहाँ पर पुट कर दिया हमने इसकी जगह पर और इसकी जगह पर ये आ गया। अब यहाँ से इसको हटा दीजिए, अब कॉमन क्या आएगा आपका, तो यहाँ से आएगा ई मैक्सिमम इक्वल्स टू h और c बाहर आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, ठीक है। या लिख सकते हैं ई मैक्सिमम इक्वल्स टू एच सी, ठीक है ना, और यहाँ से लेमडा इंटू लेमडा नॉट और ऊपर आ जाएगा लेमडा नॉट माइनस लेमडा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये जो है वो एक एग्जांपल भी है आपकी बुक में, उस एग्जांपल के बेस के लिए ये जो सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ई मैक्सिमम बराबर एस सी ब्रैकेट में लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा इंटू लेमडा नॉट। ये इस तरीके से फॉर्मूला बन गया जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके लिए फॉर्मूला निकाला है हमने ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ये प्लांक नियतांक स्मॉल h का मापन करना। प्लांक नियतांक स्मॉल h किस तरीके से हम मतलब निकाल सकते हैं, उसके लिए ये हम यहाँ पर एक फॉर्मूला निकालना है कि प्लांक नियतांक h का मापन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के लिए धातु के निरोधी विभव का मान v नॉट हो तो यहाँ से देखें हाफ m बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ई वी नॉट, ये होता है। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से देखें यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के लिए धातु के निरोधी विभव का मान बी नॉट हो तो हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स टू ई वी नॉट होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, ये पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। अब देखिए हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, ई वी नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स टू h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। जब इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगी। तो यहां से लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से। तो यहाँ से ई वी नॉट इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये बन जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से हमें वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो वी नॉट निरोधी विभव का मान क्या होगा, एच अपॉन ई तो ये हो जाएगा, और न्यू माइनस न्यू नॉट इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ई इसके नीचे चला जाएगा। यहाँ पर हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या कर दी, तुलना कर दी हमने, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें, यहाँ से देखिए कि वी नॉट इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एच अपॉन ई इंटू न्यू, ठीक है, माइनस एच अपॉन ई इंटू न्यू नॉट, और ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा आपका, थर्ड, ठीक है। ये जो इक्वेशन बना वो दोबारा से हम एक बार पूरे को रिपीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के लिए धातु के निरोधी विभव का मान क्या हो, वी नॉट हो, तो हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू ई वी नॉट, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। अब आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, इक्वेशन नंबर क्या होगा, सेकंड। अब देखिए हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ई वी नॉट यहाँ पर है, ठीक है, और हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट यहाँ पर है। अब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो ई वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैंने ई को यहाँ पर भेज दिया एच के नीचे, तो बी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन ई ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। अब देखिए बी नॉट इक्वल टू हो गया एच अपॉन ई, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो न्यू माइनस एच अपॉन ई इंटू न्यू नॉट, इक्वेशन नंबर क्या होगा, थर्ड। ये तीसरा इक्वेशन बना। अब जो इक्वेशन ये बनता है वो एक सरल रेखा का जो समीकरण है वो आपने पीछे मैथ में पढ़ रखा है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल उसी फॉर्म में बनता है ये। तो यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। समीकरण 3 की तुलना, यह लिखते हैं समीकरण 3 की तुलना सरल रेखा के समीकरण, सरल रेखा के समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है, क्योंकि m बराबर क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा इसको कहते हैं ढाल या प्रवणता कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, ढाल या प्रवणता। तो y बराबर क्या हो गया, एम एक्स प्लस सी, या m बराबर क्या हो गया, टेन थीटा। तो यहां से देखें m की जगह पर ये रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, h अपॉन ई, ठीक है। तब तो यहां से m बराबर क्या हो जाएगा आपका, h अपॉन ई, या टेन थीटा बराबर क्या होगा, h अपॉन ई। तो यहाँ से h बराबर आप यहाँ से भी निकाला तो h बराबर m इंटू क्या हो जाएगा, ई, एक तो ये बन जाएगा। अगर h का मान निकालें तो प्लांक नियतांक h बराबर क्या होगा, प्रवणता m स्मॉल m इंटू स्मॉल ई, ई क्या होता है, चार्ज होता है, आवेश होता है। या इसको दूसरे रूप में लिखना चाहे फॉर्म में, टेन थीटा की फॉर्म में, तो h इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इंटू स्मॉल ई, इस तरीके से ये बनता है। तो दोबारा हम कर देते हैं, यहाँ तक समीकरण 3 तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन स्मॉल ई इंटू न्यू माइनस एच अपॉन स्मॉल ई इंटू न्यू नॉट, ये देहली आवृत्ति है और ये मेन आवृत्ति है, और ये समीकरण हो गया 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 की तुलना सरल रेखा के समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर, ये जो फॉर्म बन रही है वो y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बनती है। तो m बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, और टेन थीटा को कहते हैं ढाल या प्रवणता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो m की जगह पर यहाँ क्या रखा हुआ है, h अपॉन ई रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया m बराबर h अपॉन ई, या m को हम टेन थीटा कहते हैं, ऊपर यहाँ लिखा हुआ देखिए m बराबर टेन थीटा, तो m की जगह पर क्या लिख दिया, टेन थीटा, और h अपॉन ई, तो h अपॉन ई है ही। इसको हम कैसे लिखेंगे, h का मान निकालना है क्योंकि हमें प्लांक नियतांक h का मापन करना है, तो h बराबर क्या हो गया, m इंटू स्मॉल ई, ठीक है। या यहाँ से लेंगे तो h बराबर टेन थीटा इंटू स्मॉल ई, तो m बराबर वो h बराबर m इंटू ई, और h, या फिर कह सकते हैं कि m बराबर h बराबर टेन थीटा इंटू ई। तो ये प्लांक नियतांक h का मापन होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए वक्र है, वक्र की हम ढाल यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया है। वो ग्राफ में क्या है कि यहाँ से ये तो ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, इस पर x अक्ष है ये वाला, और ये y अक्ष है, ठीक है। तो y अक्ष पर हमने क्या ले रखा है, निरोधी विभव ले रखा है v नॉट, ठीक है। और यहाँ से हमने यहाँ पर लिख रखा है न्यू नॉट, ये क्या है, देहली आवृत्ति है ये,
ठीक है, दहली आवृत्ति है, और यहाँ पर एक मेन आवृत्ति है ये वाली। तो मेन आवृत्ति और ये मेन आवृत्ति और ये निरोधी विभव दोनों के बीच में यहाँ से ग्राफ है। तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो दहली आवृत्ति का जो स्लोप है यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं होता, केवल परिवर्तन होता ही नहीं यहाँ से यहाँ तक, तो थोड़ी दूर तक यहाँ तक परिवर्तन नहीं होगा, ये आवृत्ति बिल्कुल नियत रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ से क्या है कि एक कर्व आ रहा है, ये तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ से यहाँ तक, तो लगातार ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ती जाएगी, और किस एंगल पर बढ़ेगी, थीटा एंगल पर बढ़ेगी। तो यहाँ से ये क्या बनेगी, प्रवणता बनेगी, ढाल बनेगी यहाँ से। तो यहाँ से हमने जो डिफरेंस निकाला है वो डेल्टा बी नॉट निकाला है, और यहाँ पर हमने क्या निकाला, न्यू, वो डेल्टा न्यू निकाला है, और यहाँ पर डेल्टा बी निकाला है। तो यहाँ से हम प्रवणता लेंगे, यहाँ से प्रवणता m बराबर क्या होगा, टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार, तो यहाँ से हम यहाँ से लेंगे टेन m बराबर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका होगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा न्यू नॉट, ये बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से ये m की वक्र की स्लोप की ढाल आएगी। अब ये टेन थीटा का मान यहाँ आ गया, इसको उठा के यहाँ लगा दीजिए आप, क्योंकि देखिए h बराबर क्या है, m इंटू ई है, ठीक है। तो h बराबर यहाँ से क्या आ गया, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वाली है, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा न्यू इंटू क्या हो गया, ई। तो इस तरीके से प्लांक नियतांक h का मापन हम ज्ञात कर सकते हैं। कभी ग्राफ भी पूछ लेता तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और इसका जो डेरिवेशन है प्लांक नियतांक h का मापन इस प्रकार कर सकते हैं। दैट्स ऑल। भी ये इस तरह यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाएंगे आपको। देखिए, दे ब्रोगली की परिकल्पना एवं द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य, ये टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है और नया टॉपिक है ये, दे ब्रोगली की परिकल्पना एवं द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य। यहाँ पर हम आगे एक कुछ मतलब फॉर्मूले निकालेंगे, और फॉर्मूलों के आधार पर क्या होगा कि जो न्यूमेरिकल है वो आते हैं बोर्ड में, एक दो न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ लिया था, अधिकांश तक पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम आगे निकालेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है, हम बात करते हैं यहाँ से डी ब्रोगली परिकल्पना की। दे ब्रोगली परिकल्पना क्या है, कुछ किताबों में डी ब्रोगली लिखा हुआ है, कुछ दे ब्रोगली लिखा हुआ है, तो एक ही बात है वो, ठीक है ना। तो दे ब्रोगली परिकल्पना, तो यहाँ से मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध, जो प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण है, कोई भी गतिशील द्रव्य कण है, ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, और भी कण है, बहुत से कण है, अल्फा कण है, ये सब जो है क्या है, ये गतिशील हो सकते हैं। तो प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध एक तरंग होती है, जिसे द्रव्य तरंग या दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध एक तरंग होती है, जिसे द्रव्य तरंग या दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। द्रव्य तरंगें कौन सी तरंगें होती है, प्रायिकता तरंगें होती हैं। इनका दूसरा नाम है, द्रव्य तरंगों को प्रायिकता तरंगें भी कहते हैं। ये ध्यान रखें आप, अगर प्रायिकता तरंगों की परिभाषा पूछता है तो आपको दे ब्रोगली परिकल्पना की ही परिभाषा लिखनी होगी। तो यहाँ से मैंने दूसरा नाम भी लिख दिया है, द्रव्य तरंगें प्रायिकता तरंगें होती हैं। तो यहाँ से हो गया, देखिए, दे ब्रोगली परिकल्पना, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध एक तरंग होती है, जिसे द्रव्य तरंग या दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। द्रव्य तरंगें प्रायिकता तरंगें होती है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य। अब द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य व्यापक संबंध निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हम जानते हैं कि एक हम यहाँ पर एक संबंध सूत्र लिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती पी, ये होता है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य हमेशा रहेगी संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ लिख देता हूं, चूंकि तरंग दैर्घ्य हमेशा रेखीय संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती पी हो गया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर, अगर खोलेंगे इसको तो एच आएगा यहाँ पर, एच अपॉन पी, जहां पर एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, एच यहाँ पर क्या है, प्लांक नियतांक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.62 इंटू 10⁻³ -34, और ये होती है जूल सेकंड। ये पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ,
विहित संयुग्मी राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनके मात्रक जूल सेकंड होते हैं उन्हें विहित संयुग्मी राशियां कहते हैं। ठीक है, तो विहित संयुग्मी राशियों की डेफिनेशन ये होती है, वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक जूल सेकंड होते हैं उन्हें विहित संयुग्मी राशियां कहते हैं। तो विहित संयुग्मी राशियां प्लांक नियतांक कहलाती है और इसका मान है 6.62 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। तो लैम्डा बराबर h अपॉन p, यहाँ से ये आ गया। अब देखिए, चूंकि रेखीय संवेग 11th क्लास में आपको बता चुके, रेखीय संवेग का फॉर्मूला जो होता है P इक्वल्स टू एम बी, द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, ये होता है P बराबर एम बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो लैम्डा बराबर क्या होगा? h अपॉन एम बी। लैम्डा बराबर ही आ गया h अपॉन एम बी। तो इस पर भी एक दो बार न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है, लैम्डा बराबर h अपॉन एम बी। तो h की वैल्यू तो ध्यान रखें आप कि h की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, ठीक है ना, वो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। या आपको बोर्ड पेपर में भी कभी कभी दे देता है, अगर नहीं देगा तो आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। तो m बराबर क्या है? यहाँ से जो कोई भी पार्टिकल है या कोई भी चीज है वो उसका जो द्रव्यमान है, v उसकी वेलोसिटी है, वेग है उसका। तो ये दो चीज आपको मिलेंगी और h की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, तब लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ऊपर से, यहाँ से, और यहाँ से इस mb की वैल्यू हम और निकालते हैं एक बार। mb की वैल्यू कैसे निकलेगी? ठीक है ना, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का आप सूत्र जानते ही हैं। गतिज ऊर्जा E इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। E बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखें, अब दोनों तरफ आप m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों तरफ इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, दोनों ओर स्मॉल m से गुणा करने पर, स्मॉल m से गुणा कर दीजिए। तो स्मॉल m से इधर भी कर दो, इधर भी कर दो। तो यहाँ से 2 का ये और इधर भी ट्रांसफर कर दो 2 को। तो यहाँ से क्या होगा? 2e तो ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर, इतना हो गया। अब हमें m से गुणा और करना है। मैंने 2 को केवल भेजा है इधर, इस वाले 2 को इधर भेज करके क्या कर दिया? 2e, इधर क्या रह गया? एम बी स्क्वायर, ये रह गया। अब यहाँ से क्या करें कि m का गुणा इधर और कर दो, तो 2me, यहाँ से ये बन गया। m का गुणा इधर कर दिया और m का गुणा एक बार इधर कर दो, तो एम बी स्क्वायर इंटू क्या होगा? m। तो m का दोनों साइड मैंने गुणा कर दिया। अब m का दोनों साइड गुणा कर दिया तो क्या बना? देखिए, इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? m स्क्वायर और b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 2me। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? 2me बराबर क्या होगा? एम बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 2me बराबर एम बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से इसको क्या कहते हैं? p कहते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करें कि यहाँ एम बी का मान ये जो लिखा हुआ है, देखो नीचे यहाँ पर लैम्डा और h अपॉन एम बी, क्योंकि लैम्डा बराबर क्या है? h अपॉन एम बी, ये हम अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, लैम्डा h अपॉन एम बी। अब इस एम बी का मान निकालना चाहते हो तो एम बी का मान यहाँ से आएगा। देखिए कैसे आएगा कि यहाँ से इसको स्क्वायर को हटा दीजिए, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में चेंज हो जाएगी संख्या, 2me, ये बन जाएगी एम बी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से ये लैम्डा बराबर क्या करेंगे कि h तो है ही और एम बी की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 2me। तो यहाँ से क्या लिख देंगे इसको? अंडर रूट 2me। यहाँ से इस तरीके से ये वैल्यू बनेगी इसकी। ठीक है, तो दोबारा हम बता देते हैं कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ तक हमने निकाला था लैम्डा बराबर h अपॉन एम बी, ये निकाला था हमने। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और चलते हैं। तो गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर, ये हो गया। दोनों ओर m से गुणा कर दिया, तो पहले हमने 2 को इधर ले लिया है, तो 2e बराबर एम बी स्क्वायर बन गया। अब हमने क्या किया कि m का इधर गुणा कर दिया और m का इधर गुणा कर दिया, तो m का देखो यहाँ गुणा हो गया, 2e तो था ही, m का गुणा यहाँ हो गया, और एम बी स्क्वायर यहाँ पर है तो एम बी स्क्वायर तो ये हो गया और m का गुणा और कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर 2me बन गया। m का गुणा ऐसे कर दिया तो m स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 2me यहाँ से बन गया ये पूरा, ये तो ये ऐसे ही रहा। अब इस पे से दोनों पे से स्क्वायर हटा के यहाँ लगा दिए, एम बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा? एम बी बराबर अंडर रूट 2me, ये बन गया यहाँ पर। अब लैम्डा बराबर h अपॉन एम बी हमने निकाल रखा है पीछे, तो लैम्डा बराबर h तो ऐसे ही रहेगा और एम बी की वैल्यू हमने क्या लगा दी? अंडर रूट 2me।
तो लैम्डा बराबर √2 me ये बन गया यहाँ पर। तो मेन फॉर्मूला एक ये आ गया आपका और एक फॉर्मूला ये आ गया, तो दो फॉर्मूले हैं ये, लैम्डा h अपॉन एम बी, लैम्डा बराबर h अपॉन √2 me। ठीक है, तो आपको जिस पार्टिकल के लिए तरंग दैर्घ्य निकालनी है उसका द्रव्यमान मिलेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, या काइनेटिक एनर्जी आप निकालनी पड़ेगी आपको, उसके आधार पर यहाँ पर एक फॉर्मूला बन के आएगा। तो हम कुछ पार्टिकल्स के लिए हम तरंग दैर्घ्य एक्सप्लेन करेंगे, उनका फॉर्मूला निकालेंगे।